हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आपका मेरे चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, वो अभी तक हमारा रनिंग में था और मैंने लगभग वो चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया था। उसके अंदर हमने जितना भी रेट ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर जो भी हमारी उसमें जो टर्म्स थी, मैंने आपको सब पढ़ा दी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ के हिसाब से। जैसा कि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है प्रेशर के ऊपर अलग से डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर अलग से डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर भी अलग से डिपेंड करता है। और मैंने वो आपको पढ़ाने के लिए कहा था कि इसके लिए आपको जो चैप्टर है लगभग उसको जो उसके अंदर जो रेट है हमारा वो ठीक से आना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने लेक्चर जितने भी अभी तक बने उसके अंदर चैप्टर पढ़ा दिया है, तो मैंने कहा था कि इस लेक्चर के अंदर मैं स्पेशली आपको जो मतलब जो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, वो मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर आपने अभी तक जितना ही पढ़ा है आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी कि हमारी जो A to B रिएक्शन होती है, कौन सी A to B जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हमारा रेट होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसके अंदर जो स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो ये होता है ये मेरा अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, आता है नहीं। और अगर प्रोडक्ट के बेस में बात करी जाए तो उसके अंदर हम नेगेटिव नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि आप ये बताइए, रिएक्टेंट की तो मैंने जैसे आपको बताया था कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इसी वजह से हम उसको जो चेंज होता है इसका नेगेटिव आता है। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसके पीछे क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन पहले से ही लगा देते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वो तो हमेशा हमारा इंक्रीज होगा, तो उसके पीछे हमारा जो चेंज होगा हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा और उसके पीछे हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये टाइम के रेस्पेक्ट में था हमारा। और अगर बात करी जाए कि हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बेस पे अगर बात करी जाए, ये कुछ इस तरीके से हमारा रेट निकल के आता था किसी भी रिएक्शन का। तो हमने क्या बताया था आपको, कुछ फैक्टर्स बताए थे। जैसे पहला हमारा होता है प्रेशर। प्रेशर या फिर सरफेस एरिया की बात करते हैं पहले तो। सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये हमारा पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर था हमारा प्रेशर का। तीसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। हमारा होता है कैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर, हमने कैटलिस्ट के बारे में काफी बात करी है। कैटलिस्ट हमारे क्या होते हैं, जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा करवाने के लिए, कम करवाने के लिए, रेट उसका जो रिएक्शन का होता है वो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे चार फैक्टर होते हैं, होते तो कई फैक्टर हैं, लेकिन अगर मेनली सीबीएसई के अंदर बात करी जाए तो इन चार फैक्टरों की बात की जाएगी। जिसमें देखिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी हमारा इसमें बहुत छोटे से लेवल पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा जो है अर्हीनियस इक्वेशन भी है। क्या है? अर्हीनियस इक्वेशन। लेकिन अर्हीनियस इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस से, जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इस बार सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अंदर से कट कर दी गई है। लेकिन टेम्परेचर जब भी है, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में एक और छोटी सी बेसिक नॉलेज है वो आपको लेनी जरूरी है। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें, हम आपको पूरा फील कराएंगे। आप ये बताइए, जैसे कि हमारा ये वेसल है, वेसल, पहले तो हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर समझ लोगे तो आप ये समझ जाओगे अच्छी तरीके से। तो प्रेशर, आप ये बताइए इसमें ये जो हमारा रेट है, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें या फिर इसके बात करें तो हम रिएक्टेंट की बात करेंगे। फिर किसकी? रिएक्टेंट की। अगर जैसे हमने कोई भी रिएक्टेंट है, इतना बड़ा हमारा कोई वेसल है गैस के ऊपर, गैस प्रेशर अगर हम लगाएंगे तो किसके अंदर लगाएंगे? प्रेशर हमेशा गैस के ऊपर लगेगा ना। तो हमारा कोई लगभग मान लीजिए ये पूरा वेसल है हमारा, ठीक है। और इस वेसल के अंदर जो है हमारा गैस के मॉलिक्यूल अभी तक इतनी ऊंचाई तक भरे हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, इतने वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, पर लीटर में होती है वॉल्यूम में, तो क्या है, इतने वॉल्यूम के अंदर हमारा पर मोल जितना भी हो वो उसकी कंसंट्रेशन है। अगर हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, देखिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या है, वॉल्यूम कम हो गया। और वॉल्यूम की अगर बात करी जाए, हमारी जो मोलैरिटी क्या होती थी, मोलैरिटी की बात करी जाए, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता था ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। और ये जो कंसंट्रेशन होती है ये भी तो हमारी मोलैरिटी होती है। कंसंट्रेशन की अगर बात करी जाए ये भी तो हमारी मोलैरिटी होती है। तो ये बताइए ये क्या है हमारा, ये तो वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम लिख देता हूँ, इससे क्या होगा, आसानी होगी।
तो ये मोलरिटी के अंदर क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, जितने मतलब जितने जो वॉल्यूम है हमारा लीटर के अंदर जो गिवन है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका जो रेशियो होता था वही हमारा कंसंट्रेशन होती। तो ये बताइए जब इतना वॉल्यूम था मेरा, क्या था, इतना वॉल्यूम था, उसके अंदर मेरे नंबर ऑफ मोल्स है 10, मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 10 मोल, क्या है 10, और जो वॉल्यूम है मेरा इतना है, इतना, इसको मान ले रहे हैं x, v इजिकल टू में x, तो इसको ही मान ले रहे हैं y, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है इसको x और जो हमारा वॉल्यूम है इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए पहले इतना वॉल्यूम था, मेरा क्या है y जो है इतना वॉल्यूम है, अगर मैं इस पर प्रेशर लगा दूं, ये देखिए प्रेशर अगर मैं लगाऊं, दबाव बढ़ाऊंगा तो कम होगा ना वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी तो ये x अपॉन वाई था मेरा, अगर मोलरिटी की बात करिए x अपॉन वाई, और अगर जो मैंने ये बाद में जो वॉल्यूम लगा के करा, बाद में जो मैंने प्रेशर बनाया है इस पे और जो वॉल्यूम बनाया उसको मैं लेट कर ले रहा हूँ, V2 को लेट कर ले रहा हूँ Z, तो वो मेरा जो रेशियो बनेगा x अपॉन Z बनेगा। तो अब आप ये बताइए इसके अपॉन में जो वैल्यू है ये ज़्यादा बड़ी क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा था, और इसके अंदर Z के अंदर जो है वॉल्यूम जो है कम है, तो ये बताइए ये ज़्यादा बड़ी टर्म होगी या ये ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है कि हमारी ये ज़्यादा होगी। मतलब क्या है, जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन जो होगी वो बढ़ेगी, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आप ये बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे ही बता सकते हैं, जब कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा, रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा, रेट बढ़ेगा। तो हमारा प्रेशर के बारे में आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अगर उसी तरीके से बात करी जाए सरफेस एरिया, मैंने क्या बोला था, पहले प्रेशर समझो, सरफेस एरिया आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आपको 9th या 10th क्लास में पढ़ाया गया था प्रेशर होता क्या, फिजिक्स के अकॉर्डिंग प्रेशर के अंदर क्या होता था, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा प्रेशर होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब ये मान लीजिए मेरी इतनी बड़ी वेसल है कोई, या फिर जैसे यहाँ पे नहीं, 3D में आप एक बार इमेजिन करिए इस चीज को, मान लीजिए मेरी एक बॉल है, मतलब एक कटोरी है, और एक मेरे हाथ में कोई बड़ा बर्तन है, मतलब कोई बड़ा वेसल है, जैसे कि भगोना टाइप में जो होता है, आप उसे लेट कर लीजिए। एक हाथ में मेरा ये है और एक हाथ में मेरे, या फिर थाली मान लीजिए, एक में कटोरी एक में थाली, तो थाली जो है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा बड़ी है। तो अब आप ये बताइए सरफेस एरिया थाली का ज़्यादा बड़ा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा थाली का बड़ा है ना, और जो फोर्स होगा एक्सर्ट करा जाएगा वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर, जो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट के, वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो फोर्स तो हमारा फिक्स है, जो कटोरी में फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल वही उसके ऊपर थाली में लगाएंगे। लेकिन अगर बात करिए सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया, थाली का सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होगा ना बॉल के अकॉर्डिंग, होगा ना। तो ये बताइए जब सरफेस एरिया हमारा थाली का बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, अगर सरफेस एरिया वेसल का ज़्यादा होगा तो इसका क्या मतलब, हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो आप बताइए, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, क्या प्रेशर जब बढ़ाया था मैंने, ऊपर से नीचे की तरफ दबाव जब बढ़ाया था तो उसके अंदर कंसंट्रेशन मेरी इंक्रीज हो गई थी, और क्या हुआ था, रेट इंक्रीज हुआ था। क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, मतलब क्या, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी तरीके से रेट बढ़ेगा। और अगर बात करी जाए हमारे किसकी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या मैंने बताया, एरिया बढ़ा प्रेशर घट गया, और जब प्रेशर घटेगा तो क्या होगा आप बताइए मैंने जब सरफेस एरिया बढ़ाया प्रेशर घटा, और जब प्रेशर घटेगा, बढ़ाने से रेट बढ़ गया, घटाने से घटेगा ना, तो क्या होगा, एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, रेट। ये होगा सरफेस एरिया के कंपेयर में, उसमें अगर बात करिए। और बात करिए टेम्परेचर की, क्या टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर में आपको जैसे मैंने बताया अरेनियस इक्वेशन तो आपके सिलेबस से कट चुकी है। तो टेम्परेचर में एक कॉमन सी बात है, ये नोटिस करी गई है कि जब हम किसी भी रिएक्शन के दौरान, क्या जब हम किसी भी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ा देंगे, क्या जब हम किसी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो उसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डबल होगा। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली डबल नहीं होता है, क्या ये डायरेक्टली डबल नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे रेट बढ़े, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेट कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो डबल हो जाती है।
तो इसके अंदर ये जो रेट कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू डबल होती है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से। उसको हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, जैसे कैटलिस्ट के बाद में आप बताऊंगा, टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है हमारा म्यू, ये यू टाइप में होता है लेकिन यू होता नहीं है, होता है हमारा म्यू। तो म्यू के अंदर अगर रेशियो निकाला जाए वो 10 डिग्री के बेस पे निकाला जाता है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से, जैसे 5 डिग्री पे मेरा रेट क्या था और 15 डिग्री पे मेरा रेट क्या होगा, 10 डिग्री का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये 10 डिग्री के टेम्परेचर के डिफरेंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग डबल हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल दोगुना ही हो जाए, हो सकता है 1.9 और 1.875 हो सकती है, 1.75 3 पॉइंट मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग हो सकती है, 2 के एवरेज अकॉर्डिंग मतलब 2 के आसपास रहती है। तो क्या रहेगा इसके अंदर रेशियो जो होता है वो किस इस तरीके से होता है, T1 + 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया और ये अपॉन में क्या हो जाएगा T1, इस तरीके से कुछ होगा। मेरी आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमारा ये 10 डिग्री हमने बढ़ाया, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर, अगर मान लो यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 और ये +10 तो मतलब 35/10। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो है ये डिपेंड करता है। ये रेट कांस्टेंट मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डबल। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, डबल। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछा जाए कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ाया जाता है तो जो उसमें रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। अब आप खुद एक बार लेट कर लीजिए, जैसे कि मेरा पहले जो K1 है वो K है और जो K2 है मेरा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो 2K हो गया। क्या मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्स डबल हो जाता है। तो अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो R1 = में K1 की वैल्यू रखते हैं K A⁴ और अगर R2 की बात करी जाए तो 2K A⁴। तो आप ये खुद देख सकते हैं, ये मेरा क्या है K A⁴, यही तो है R1। तो क्या हो जाएगा R2 में 2R1, मतलब क्या दो गुना हो जाएगा, रेट भी दो गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल होगी। तो हमारे जो चौथा जो हमारे जो इसके फैक्टर था, इफेक्ट जो करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, वो था हमारा कैटलिस्ट। क्या था, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में हमने आपको, कैटलिस्ट में ज्यादा खास बात नहीं होती। कैटलिस्ट में क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनते नहीं है, लेकिन यह आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। बाई चांस अगर आ जाता है, मतलब 1 आध नंबर का अगर आ गया तो उसके लिए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको इतना तो पता है कि हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मतलब कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी होती है जो जल्दी नहीं हो पाती, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, आपने नाम सुना होगा, वो 10th क्लास में हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ी है। तो उसके अंदर क्या होता था कि निकल एज अ कैटलिस्ट डाला जाता था रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। और कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी होती है जो बहुत मतलब कि उसके अंदर इंटरमीडिएट बन जाता है, वो अनस्टेबल होता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए, मतलब कि रिएक्शन के रेट को कम करने के लिए कैटलिस्ट डाला जाता है। तो कैटलिस्ट हमारा एक्चुअली होता क्या है, वो ये नहीं है कि उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक ऐसी चीज होती है, कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता नहीं, लेकिन बाहर से ही वो रिएक्शन को कर देता है। मतलब हमें जैसे कि रिएक्शन रिएक्शन के अंदर 10 ग्राम हमने निकल डाल दी, तो वो हमें अंत में 10 ग्राम निकल मिल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा वो इफेक्ट इस चीज से पड़ सकता है उसके अंदर कि हमने जैसे सॉलिड में डाला हो तो वो हमें लिक्विड फेज में मिले, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। वो केमिकल रिएक्शन के ना तो अंदर पार्ट टेक प्लेस करेगा और ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो जितना था हमें उतना ही मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली करता क्या है, वो एक नया रास्ता दे देता है। क्या करता है, नया रास्ता दे देता है। मान लेते हैं जैसे कि हमारे घर के जाने, आप स्कूल से घर जाते हो तो 2 रास्ते हैं, एक हमारा आता है 2 किलोमीटर से, एक आता है हमारा 1 किलोमीटर से। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो 1 किलोमीटर वाला रास्ता है ना, वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब पहाड़ों की तरह है। तो उसके अंदर क्या है, अब आप बताइए, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का है तो सही, जैसे कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर का। अब इसमें क्या है, पहाड़ है, और ये पीछे से अगर आप ऐसे साइड में जाओगे तो वो 2 किलोमीटर का पड़ जाता है, 2.5 किलोमीटर का वो, लेकिन प्लेन रास्ता है। लेकिन अगर आप यहाँ से जाओगे जल्दी पहुंच तो जाओगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी ना भाई। ये बताइए, देखो इतनी चढ़ाई है, आपको इतनी चढ़ाई करते समय आपकी क्या ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। लेकिन अगर आप प्लेन रास्ते से जाओगे,
एनर्जी आपकी कम लगेगी। तो कैटलिस्ट क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है छोटे रास्ते के लिए वो प्रोवाइड कर देता है, मतलब उसे एनर्जी इतनी दे देता है कि वो छोटे रास्ते से चले भी जाए और बाद में जो जितनी एनर्जी उसे बड़े रास्ते से बचती है एंड में उतनी एनर्जी उस पर बची भी रहे, मतलब उसकी एनर्जी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो क्या होता है, कैटलिस्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, कुछ होते हैं हमारे बढ़ा देते हैं। तो जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं तो उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर इनहेरिटेंस भी कह देते हैं, इनहेरिटर्स। क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहेरिटर्स। और अगर बात करें पॉजिटिव कैटलिस्ट की तो वो हमारे क्या होते हैं, मतलब कि रेट को बढ़ा देते हैं। तो एक ग्राफ बना के दिखा देते हैं, आप उससे कुछ ज़्यादा ठीक से समझ सकोगे कैटलिस्ट के बारे में कि आपके आगे मतलब कि होता क्या है उस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली। जैसे कि ये है मेरा, इधर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और इधर एक्टिवेशन एनर्जी ई से डिनोट कर देते हैं। क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि मान लीजिए मेरा कोई भी अगर प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसको यहां से एनर्जी, तो ये क्या है इसकी, ये इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे को इस प्रोडक्ट से ए रिएक्टेंट से और बी प्रोडक्ट बनाना है, मतलब मेरे को अगर ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को कम से कम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास इतनी एनर्जी होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो इसमें क्या है कि अगर हम रिएक्शन को सिंपली ऐसी होने देंगे, अगर मतलब किसी कुछ भी मतलब बिना इफेक्ट करे, इसको छेड़छाड़ करे बिना अगर होने देंगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 करके ये इतनी एनर्जी इस पर गेन करेगा, गेन कर लेगा ना, और फिर बाद में वो अपने आप यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी। मतलब उसे इतनी एनर्जी सबसे हाईएस्ट चाहिए, इसके बाद तो वो अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एनर्जी होती है इसको कम करके और रिएक्शन कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखिए ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा ई, इसके अंदर क्या करा है इसने, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। देखिए पहले इसको इतना टाइम लगता है यहाँ पे जाने के लिए, लगता ना, अब क्या हुआ, इसने ऑलरेडी ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी इसको कम कर दिया और ये रिएक्शन के रेट को इसमें बढ़ा दिया। अब क्या होगा, उसे कोई ज्यादा टाइम लगेगा, अब तो वो यहाँ पे जाएगा और फटाफट से रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके के जो कैटलिस्ट होते हैं जो कि इसकी रेट को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके, उनको हम कह देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर बात करी जाए नेगेटिव कैटलिस्ट तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब यहाँ पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है, किसी भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे उसके अंदर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा और रेट ऑफ द रिएक्शन कम कर देगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें उसका रेट स्लो करना होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है कि अगर वो इंटरमीडिएट बन गया तो हमें हमारा प्रोडक्ट जो फाइनल हम चाहते हैं वो ना मिले के और कुछ मिल सकता है। तो इसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ के और फिर रिएक्शन ऐसी होती है। अब लगा लीजिए पहले उसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब वो इतनी एनर्जी करके धीरे धीरे करके यहाँ तक जाएगा और फिर उसको ये वर्क करना पड़ेगा। अब क्या है देखिए, इसको बाद में कितनी कम से कम काफ़ी एनर्जी डिफरेंस है इसके अंदर, मतलब इसको एक्टिवेशन एनर्जी अब ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आपको जैसा पता है कि हमने आपसे कहा था इस लेक्चर में जो भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन को, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आज हमारे ये लेक्चर के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो अगले लेक्चर में जो अगला इसका जो लेक्चर आएगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वो आएगा। उसका जो उसके अंदर जो हमारा काफ़ी मतलब सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस से आपको समझ में आ रहा होगा, उसके अंदर सरफेस के बारे में मतलब कि जो भी रिएक्शन सरफेस के ऊपर होती हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और इस लेक्चर के आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल क्लासेस पर अवेलेबल है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो अगर आपको ये लेक्चर हमारा हेल्पफुल लगा है तो इसको चैनल को, हमारे जो वीडियो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।